गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। जो हमने कल बात कर ली थी पिछले वीडियो में, जैसे लास्ट हमने बात की थी मिस्टर तिलक के बारे में। अब तिलक से आगे हम चल रहे हैं या तिलक से अगर हम कहें कि एक क्रोनोनिकली ऑर्डर की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले नाम आता है तिलक का इन दोनों में से। अब उसके बाद हम चर्चा करने वाले गोपाल कृष्ण गोखले की, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है। अब गोपाल कृष्ण गोखले पर चर्चा करने का कारण यही है कि ये दोनों एक दूसरे के विरोधी रहे। जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम राजा राम मोहन राय की चर्चा करेंगे तो दयानंद सरस्वती की चर्चा की जाएगी, गोपाल कृष्ण गोखले की होगी तो वहाँ पर तिलक की होगी, या तिलक की होगी तो वहाँ गोपाल कृष्ण गोखले की चर्चा अवश्य होगी। क्योंकि इन दोनों का जो कार्यकाल रहा, इन दोनों का जो एक कैरियर रहा, वो कैरियर लगभग पैरेलल समांतर रूप से साथ साथ चलते रहे। बस थोड़ा सा डायरेक्शन दोनों का डिफरेंट रहा, या हम कहें कि विरोधी के रूप में या एक समीक्षक के रूप में, सही या वास्तविक समीक्षक के रूप में दोनों एक दूसरे के कार्य की आलोचना भी करते थे, समर्थन भी करते थे, लेकिन साथ साथ चलते थे। जैसे कहते हैं ना, पटरी के दोनों किनारे होते हैं, साथ रहते हैं लेकिन मिल नहीं पाते, कुछ इस तरह का इनका जीवन काल रहा। तो बेहद अगर हम बात करें एक शब्दों में तो मुख्यतः गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में जो चर्चा की जाती है या गोपाल कृष्ण गोखले को हम जिस रूप में जानते हैं, मुख्यतः आदर्श या आर्थिक सुधारवादी या संवैधानिक सुधारवादी, क्योंकि संवैधानिक विकास या संवैधानिक सुधारक के रूप में उनका नाम याद रखा जाता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अगर हमें एक एक शब्दों में इनकी व्याख्या करनी पड़े तो तिलक को हम कह सकते हैं राष्ट्रवादी या जन नायक कह सकते हैं उनको, ठीक है। आम जन को उन्होंने जिस तरह से जोड़कर आगे बढ़ाने का काम किया या राष्ट्रीय आंदोलन में उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाया, उस तरीके को लेकर ऐसे राजा राम मोहन राय को हम मूलतः समाज सुधारक के रूप में ध्यान रखते हैं। हालांकि उन्होंने कई मामलों में और जगह में उन्होंने हस्तक्षेप रखा है समान रूप से विद्वता के रूप में। तो इसी तरह हम इन्हें एक आर्थिक सुधारक या संवैधानिक सुधारक के तौर पर याद रखते हैं। देखें, गोपाल कृष्ण गोखले आर्थिक व संवैधानिक सुधारक के रूप में ज़्यादा जाने जाते हैं। ठीक है, तो एक बात तो ये ध्यान रखें, एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन इनकी तिलक के बराबर ही रहे, लेकिन इनके जीवन की एक दो घटनाएं ऐसी हैं जो इन्हें तिलक से थोड़ा अलग करती हैं, या इनमें खुद में क्या विविधता है उसको स्पष्ट करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक बार ये जहाँ अध्ययन कर रहे थे या जिस व्यवस्था में या जिस विद्यालय में रहकर ये अध्ययन कर रहे थे, वहाँ पर छोटी सी बात को लेकर इनका भोजनशाला में या हॉस्टल जो हम कहते हैं कि मैस जो है, वहाँ पर विवाद हो गया और इन्होंने दही की मांग कर ली। और दही की उन्होंने कहा कि दूसरे दर्जे के जो लोग हैं उन्हें दिया जाता है, मतलब अलग श्रेणी बना रखी थी जिनको दही दिया जाता है। तो इन्होंने भी इधर उधर देखा नहीं, कुछ सोचा समझा नहीं, अपनी आर्थिक स्थिति की तरफ ध्यान दिया नहीं। तो मिस्टर गोखले ने भी क्या कहा, मेरा भी उस सूची में नाम लिख दिया जाए, मैं भी दही खाने वालों की श्रेणी में शामिल होना चाहता हूँ। तो लिख दिया गया। अब देखें, आपकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, अर्निंग सोर्सेज सीमित हैं, आप किसी और पर डिपेंड होकर आप अपनी एजुकेशन पूरी कर रहे हैं। अब इसका समाधान क्या हो, भाई से मांग भी नहीं सकते, स्वाभिमान जो है हमारे अंदर बहुत ज़्यादा होता है हिंदुस्तानियों में, तो उनमें भी या हम ये अपने भाई पर आर्थिक बोझ बढ़ाना नहीं चाहते थे। अब क्या सॉल्यूशन निकले, नाम तो लिखवा दिया हुआ। तो वहीं से इनके व्यवहार की झलक आती है। तो इन्होंने कह दिया, साहब मैं दिन में एक वक्त ही खाना खाऊंगा, यानी उस एक समय का खाना बचाकर इन्होंने वो जो 2 रुपये 8 आने की जो खर्चा हुआ था, मतलब 2 रुपये 8 रुपये का जो खर्चा बढ़ा था, उस हिसाब से आज के रुपए आने तो अब चलते नहीं, तो उस समय उस खर्चे को बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने एक समय के खाने को क्या कर दिया, पोस्टपोन कर दिया। ऐसे व्यक्ति है, यानी स्वाभिमानी व्यक्ति है। और
किसी तरह का भेदभाव या असमानता बर्दाश्त नहीं करते, या श्रेणी या विभाजन जो वहाँ हो रखा था आर्थिक आधार पर, उसका ये विरोध कर रहे थे। तो जब ये शुरू से इतने अर्थ को लेकर या अर्थ प्रबंधन को लेकर इतने जाने जाते हैं, या खुद का प्रारंभ से इन्होंने अर्थ प्रबंधन किया है, तो इसीलिए इनको आर्थिक सुधार या संवैधानिक सुधारों के लिए जाना जाता है। दूसरी घटना ये है कि ये 7 बार लगभग इंग्लैंड गए, 7 बार इन्होंने इंग्लैंड की यात्रा की। तो उस 7 बार इंग्लैंड की यात्रा करने में ज़्यादा से ज़्यादा कई बार जो भी ज़्यादा इनका लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य थे, तो यहाँ पर उनके जाने का मेन उद्देश्य ये होता था कि संवैधानिक कानूनों में जो विरोधाभास उत्पन्न हो रहे थे, या जो कानून ठीक से नहीं बन पा रहे थे, या जो सुधार ही चाहते थे, उन सुधारों के लिए ये वहाँ पर जाकर अपना पक्ष रखते थे, और इनको अपना पक्ष वहाँ पर रखना होता था। तो उस पक्ष को रखने के लिए भी, और ये संविधान या कानून से निर्मित प्रावधानों सुधारों को लेकर जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा निर्मित जो कानून थे, उनका तोड़ या उनके इस व्याख्याओं को लेकर ये वहाँ पर जाते थे, अपने पक्ष रखते थे। बहुत अच्छे विद्वान व्यक्ति थे। तो अब उनके तर्कों को, उनके जो कारण हैं या जो उनके कानून हैं, उनका अपने तर्कों के आधार पर अच्छा काट करते थे, या उनको स्पष्ट करने का ये काम करते थे। तो यहाँ पर उनकी संवैधानिक समझ हमें स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है, या कानूनों की जो समझ रखते थे, या मानव या भारतीय परिस्थितियों के अंदर उन कानूनों के लागू होने की परिस्थितियों का ये जो ध्यान रखते थे, अध्ययन करते थे, ये बहुत ही उपयोगी साबित होता था। ठीक है, तो इसलिए इनको उन सुधारों के अंतर्गत रखा गया। आगे चलते हैं हम। तो अब हम बात करें कि इनका जन्म कहाँ हुआ और किस तरह हुआ। ये हमने पहले भी बात कर लिया। इनका जन्म हुआ है 9 मई 1866 को। ठीक है, ये मिस्टर तिलक से 10 साल क्या रह गए, छोटे रहे। वही ब्राह्मण परिवार, रत्नागिरी प्रदेश और महाराष्ट्र। एजुकेशन की बीए किया इन्होंने, और ये भी गणित पढ़ाते थे। खुद भी गणित पढ़ी, और मेरे कहने का मतलब है भारतीय सांस्कृतिक पद्धति या सांस्कृतिक वातावरण का इन पर भी प्रभाव पड़ा। ठीक है, गणित के ज्ञाता थे, गणित के मानने वाले थे, बीए कर रखी थी इन्होंने। आगे चले हम इनके, अब हम देखें इनके जो गुरु हैं, इनके गुरु का नाम है महादेव गोविंद रानडे। ठीक है, महादेव गोविंद रानडे। उन्होंने इन्हें इनके सामाजिक जीवन की सबसे बड़ा प्रशिक्षण या इनको जो डायरेक्शन देने का जो काम किया था, इनको किस तरह से अपने सार्वजनिक जीवन को प्रारंभ करना चाहिए, या इनमें जिज्ञासाएं उत्पन्न की, उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया महादेव गोविंद रानडे। इसलिए उनका दत्तक पुत्र भी कहते हैं इनको। लिखें आप, इनके गुरु कौन थे? गोविंद महादेव रानडे। ये पूछे गए, महादेव गोविंद रानडे। जिन्होंने, गुरु क्यों कहलाए इनके? जिन्होंने सार्वजनिक जीवन की शिक्षा देने का काम किया। जिसके आधार पर तिलक को तिलक ने अपने सार्वजनिक जीवन में सफलताएं प्राप्त की।
जीवन भर जिज्ञासु बने रहे, ठीक है, जीवन भर जिज्ञासु बने रहे और इसलिए ये इनके गुरु कहलाए महादेव गोविंद रानडे। आगे चलते हैं। इनका जो जीवन था वो सार्वजनिक जीवन में एकदम क्लीन एंड क्लियर काम करने वाले व्यक्ति थे। तो अब देखें इनकी जो राजनीतिक संस्थाएं थी, जिन संस्थाओं से इनका जुड़ाव रहा और जिन संस्थाओं में रहकर इन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन को एक दशा देने का काम किया। देखें इनके गुरु के बाद शिक्षा एजुकेशन लगभग इनके एक जैसी, इसलिए मैं ज़्यादा उसमें जाना नहीं चाहता हूँ। और अध्ययन का मैंने आपको एक उदाहरण दिया ही था अभी इनके। आगे देखें आप, संगठन। एक संगठन था पूना सार्वजनिक सभा, ठीक है, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, और एक था भारत सेवक संघ। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया भी कहते हैं इसको, अगर इसके नाम से नहीं है। 1905 में इसकी चर्चा भी करेंगे जब बड़ा, अभी हम एक बार ध्यान कर लें 1905 को इम्पोर्टेंट है। कहीं कहीं का नाम दक्कन सभा के साथ भी जुड़ा आता है, दक्कन सभा, ध्यान रखें, मैंने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी नहीं कहा है, दक्कन सभा। इन 4 संगठनों से ये जुड़े रहे, ठीक है, ये संगठन हुए। आगे चलते हैं हम। इन संगठनों से जुड़ने का कारण क्या था? ये एजुकेशन सोसाइटी है तो यहाँ एजुकेशन से जुड़े रहते थे। ये भारतीय सेवक संघ है, एक बार मैं अगर आपको कह दूं, ये भारतीयों को राजनीतिक प्रशिक्षण प्रदान करने की संस्था थी। राजनीतिक, अब देखो यहाँ समानता है इसमें और तिलक में, राजनीतिक प्रशिक्षण प्रदान करने की संस्था, जो कि इस तरह का ट्रेनिंग देने का काम करती थी। ठीक है, आगे चले। अब आगे हम देख रहे हैं कि इनके द्वारा जो समाचार पत्र थे, क्योंकि प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं, समाचार पत्र। अब आप देखिए कि ये जब दक्कन एजुकेशन सोसाइटी से जुड़े हुए थे तो वहाँ के माध्यम से ये केसरी और मराठा के लिए भी कार्य करते थे, संपादन का, लेखन का कार्य करते थे। लेकिन वहाँ पर इनके विरोध या इनके साथ मतभेद होने के कारण गोखले के, या हम कहते हैं कि आगरकर के और गोखले के विचार तो मिलते थे, लेकिन गोखले और तिलक के विचारों में थोड़ी सी मत भिन्नता रहती थी। इस मत भिन्नता के कारण या इन मतों में मतैक्य न होने के कारण इन्होंने केसरी से अपने आप को अलग कर लिया। ठीक है, देखें आप इसमें, तिलक और गोखले के विरोध में या तिलक व आगरकर में मतभेद होने पर
आगरकर भी केसरी से क्या हो गए, केसरी से हट गए। कारण बता रहा हूं मैं, तो नए कारण आप ध्यान रखें। ये घटनाएं जो इधर उधर की हैं वो आपको याद करने में सहायता प्रदान करती हैं, ठीक है। केसरी से हट गए जो कि समाचार पत्र था, और उन्होंने, किसने, आगरकर ने अपना समाचार पत्र प्रारंभ किया जिसका नाम था सुधारक। सुधाकर समाचार पत्र चालू रखा, सुधाकर समाचार पत्र शुरू किया। और आमंत्रित किया आगरकर ने किसको, गोखले को। आगरकर ने निवेदन किया किसको, गोखले को। तो गोखले ने उस समाचार पत्र से जुड़े, यानी केसरी त्यागने के बाद किस समाचार पत्र से जुड़े हैं, सुधाकर से, ठीक है। इसके अलावा जो है गोखले क्वार्टरली रिव्यू से भी जुड़े हुए थे, क्वार्टरली रिव्यू। अब देखो मैं आपको बता दूं, यंग इंडिया नाम का न्यूज़पेपर से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, और मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप में से जैसे मैंने यंग इंडिया का नाम लिया समाचार पत्र का, तो आपको मिस्टर गांधी याद आ गए होंगे, तो यहाँ तक तो आप ठीक है। लेकिन यंग इंडिया नाम की जो बुक है, यंग इंडिया नाम की जो बुक है वो लिखी थी किसने, इसको लेकर आप फिर अगर ध्यान है तो बहुत अच्छी बात है, जिसकी इतनी तैयारी है या जिसको इतना पता है उसकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। यंग इंडिया नाम की बुक है जो लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई थी। बुक लाला लाजपत राय ने, और समाचार पत्र से जुड़े हैं मिस्टर गांधी। तो ऐसे ही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि क्वार्टरली रिव्यू हो, चाहे सुधारक हो, चाहे कोई और हो, आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो घटनाएं हैं समाचार पत्रों से सीधे प्रश्न नहीं आते हैं। आप जिस तरह से इस वीडियो को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करेंगे तो बहुत फायदा रहेगा। आगे देखें एक और, इस पूना सार्वजनिक सभा का एक मासिक पत्र था, उस मासिक पत्र से, पूना सार्वजनिक सभा के मासिक पत्र से भी मिस्टर गोखले जुड़े रहे। मासिक पत्र से भी गोखले का जुड़ाव रहा, संपादन करते थे। 1970 में बनी थी पूना सार्वजनिक सभा। तो ये 3 समाचार पत्र आप ध्यान रखें, सुधारक, क्वार्टरली रिव्यू और ये मासिक पत्रिका पूना सार्वजनिक सभा की, इनसे जुड़ाव रहा गोखले का, ठीक है। शुरू से काम करते आ रहे हैं, आगे तक काम करेंगे, लेकिन जीवन के हर फील्ड में हस्तक्षेप इसी तरह। अब देखो समानताएं देख रहे हैं, तिलक में भी यही है, तिलक ने समाचार पत्र खुद स्थापित किए, केसरी और मराठा, तो उनमें उस तरह का एक पत्रकार जीवित था जिसका कार्य था ब्रिटिश सरकार की आलोचना करना या ब्रिटिश सरकार की नीतियों की आलोचना करना, भारतीयों को ससम्मान उसमें प्रकाशित करना, या भारतीयों को अवतार या नायक के रूप में प्रस्तुत करना, या भारतीयों को उकसाना कह सकते हैं, या उनमें जोश दिलाना, या धर्म और अधर्म के माध्यम से उन्हें जागृत करने का प्रयास करना। वहीं इनके जो समाचार पत्र हैं ये मुख्यतः समाज सुधार, शिक्षा या संवैधानिक विकास, संवैधानिक सुधारों की मांग करना या उसके संदर्भ में आलेख या लेख ये प्रकाशित करते थे, ठीक है। आगे चले, समाचार पत्रों के अलावा हम देख रहे हैं इनका जो महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में एक जो दायित्व रहा, इनके जीवन की घटनाओं की चर्चा कर रहे हैं, हम उनको याद कर रहे हैं और उनको याद करने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में, जो कि तिलक कभी नहीं बन पाए थे, तो कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में इनका कार्यकाल रहा 1905 बंगाल,
बंगाल अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की। ठीक है, अब ये ध्यान कर लें 1905 में जो था बकसूरत एक शब्द है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक मिनट। 1905, 1906 और 1907 और मैं कह रहा हूँ बकसूरत। बकसूरत है, बंग सूरत नहीं है, तो बकसूरत से बनारस। ठीक है, बनारस था वो, कलकत्ता 1906 में, और सूरत तो सूरत है ही। आपको पता होना चाहिए 30 दिसंबर 1905 जो कि आज की तारीख है, उस दिन किसकी स्थापना हुई यहाँ पर? मुस्लिम लीग की। अधिवेशन तो कलकत्ता में हुआ है, लेकिन ये जो मुस्लिम लीग है ये इससे अलग है। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई ढाका में। स्थापना ढाका, यानी यहाँ पर कांग्रेस की विरोधी पार्टी खड़ी हो रही है, ये तो पता है ही आपको, सूरत में। अब मैं एक शब्द और लिखने जा रहा हूँ, पहले उसको लिख दूँ फिर आपको और बता दूंगा मैं। ये तो है गोदारा, गोदारा, ये इंपॉर्टेंट है तो आपके काम आएंगे, हिस्ट्री हो चाहे आगे किसी भी सब्जेक्ट में। गोदारा से हो गया गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। यहां से हो गया दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। और तीसरा हो गया रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस। ये तीन सन, ये तीन स्थान, ठीक है, और ये तीन व्यक्ति, ये बिना राष्ट्रीय आंदोलन में इन तीन व्यक्तियों का नाम आए बिना कभी भी राष्ट्रीय आंदोलन की जो पढ़ाई है या राष्ट्रीय आंदोलन कभी भी पूरा नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो है ही। तो मैं आपको बता रहा था कि अपने जीवन में कार्यकाल में ये सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, वो भी कब? 1905 में बनारस में जो सम्मेलन हुआ, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा उसकी अध्यक्षता की गई। और उसी समय एक घटना घट रही है, वो घटना हुई बंगाल का विभाजन हो गया। इसके विरोध में बिल पास हो रहे हैं, ठीक है, बंगाल विभाजन का विरोध किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। लेकिन एक घटना और उस समय की मैं बता रहा था आपको, 30 दिसंबर 1905 नहीं 6, ठीक है, और स्थान कहाँ है? बांग्लादेश, तब तो था नहीं। ढाका, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, जो कि अंततोगत्वा भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी है। तो ये भी आज की तारीख है, इसलिए ध्यान रखना हो कि 30 दिसंबर को हम क्यों याद रखें। ये वो बीज है जिसने भारत के विभाजन रूपी कड़वा वृक्ष देने का काम और कड़वा फल देने का काम किया था। तो आगे चलते हैं, हम कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे एक बार, और उस अध्यक्षता के दौरान कुछ खास बातें नहीं हुई। वहाँ पर स्वदेशी और बंगाल विभाजन को लेकर जो मतभेद प्रारंभ हुए, उन मतभेदों को ध्यान में रखा गया। तो इसको ध्यान कर लें, बकसूरत, गोदारा, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं, 5, 6, 7 को तो कंटिन्यू आते आते हैं। किसी भी एग्जाम में चले जाइए, इससे संबंधित कोई ना कोई प्रश्न आपको पिछले 5 एग्जाम पेपर आप लेकर बैठेंगे तो एक सवाल जरूर आपको मिल जाएगा, ये जो जानकारी बोर्ड पर लिखी हुई है इसके बारे में। तो एक बार अपने जीवन काल में अध्यक्ष बने हैं, लेकिन इन्होंने कांग्रेस कब ज्वाइन की थी ये मैंने आपको बताना चाह रहा था, मैं उसी के साथ, तिलक के साथ। इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की
1889 में। ठीक है, ये नरमपंथी ग्रुप के, उदारवादी ग्रुप के सदस्य थे या उसमें विश्वास था। संवैधानिक साधनों के माध्यम से कांग्रेस की कार्यप्रणाली को स्थापित करते थे। और उसके लिए प्रयासरत थे। 1905 में बनारस में कांग्रेस की अध्यक्षता की। अब देखिए कितना 89 में शामिल हुए, 10, 15, 16 साल में, यानी चौथे साल में। जब मैंने बता भी रखे हैं कि बद्र तैयब जी, बनर्जी, नौरोजी, जॉर्ज यूल, यहाँ तक व्यक्ति शामिल हो रहे हैं। और उसके अगले साल 1889 में ये शामिल हो रहे हैं। वहाँ से 15-16 साल में इन्होंने क्या कर लिया, अध्यक्ष पद प्राप्त कर लिया। और इनकी योग्यता के दम पर, इनकी जो वाक्पटुता थी, या तर्कों को लेकर, या कानूनों को, सुधारों को लेकर जो इनका स्पष्ट व्यू था, वो किसी भी तरह के विभाजन को, भौगोलिक विभाजन में विश्वास नहीं रखते थे कि ब्रिटेन और भारत में किस तरह का विभाजन है। वो ब्रिटेन और भारत को समान रूप से देखते हुए जो उन परिस्थितियों में सबसे अच्छी चीज़ स्वीकार की जा सकती थी, उसके पक्ष में बात करते थे। ऐसे व्यक्ति थे मिस्टर गोखले। आगे चले। अब इनका जो आयोगों से संबंध रहा, या जिन कांग्रेस अध्यक्ष के बाद इनका जिन आयोगों से संबंध रहा, उनको देखें हम। मुख्यतः 2 आयोग इनके साथ जुड़े हुए आते हैं, जिनके बारे में इनके बारे में पूछा जाता है कि वेल्बी आयोग, ऐसे 2 आयोगों पूछा गया प्रश्न, ऐसे 2 आयोगों का नाम लिखिए, बताइए, या उनके बारे में जानकारी दीजिए जिनके समक्ष गोखले ने साक्ष्य प्रस्तुत किए। तो वेल्बी आयोग और हाब हाउस आयोग के बारे में ऐसा कहा जाता है, या उसका नाम लिया जा सकता है। तीसरा इनका पूछा जाता है वसीयतनामा। एक आयोग है वेल्बी आयोग। अब जैसे मैंने कहा आर्थिक सुधारक के रूप में याद किया जाता है, तो ब्रिटिश या ब्रिटेन या भारतीय आर्थिक संबंधों को लेकर, आर्थिक संबंधों के विषय में इस आयोग के समक्ष साक्ष्य दिए, यानी प्रस्तुत किए अपने तर्क। ठीक है। दूसरा है हाब हाउस आयोग। अब हाब हाउस आयोग का मतलब क्या है कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए
जो सुझाव थे या जो साक्ष्य थे वो प्रस्तुत किए इन्होंने। ठीक है, अब मानना नहीं मानना एक अलग बात है कि गवर्नमेंट ने इनको कहाँ कितनी अहमियत दी या नहीं दी, लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से पूरी तरह से प्रयास किया। प्रशासनिक व्यवस्था या नौकरशाही को लेकर इन्होंने सुझाव दिए कि भारत में नौकरशाही को किस तरह से मजबूत बनाया जा सकता है। आगे देखो, एक और तीसरा जो महत्वपूर्ण आता है प्रश्न या जानकारी आपको पता होनी चाहिए, वसीयतनामा, विल। गोखले का राजनीतिक वसीयतनामा या पॉलिटिकल विल, ठीक है, ये संबंधित है, किससे संबंधित है? भारत में संवैधानिक और प्रशासनिक सुधारों को लेकर। प्रशासनिक व संवैधानिक सुधारों हेतु सिफारिशें जो की थी उन्हें राजनीतिक वसीयतनामा के नाम से जाना जाता है। ये मुख्यतः विकेंद्रीकरण से जुड़ी हुई है, विकेंद्रीकरण से संबंधित। जिसको हम पंचायती राज कहते हैं ना, एक तरीके से उनसे संबंधित है, प्रांतीय और केंद्रीय सरकारों को लेकर। यहां नौकरशाही के बारे में कह रहे हैं, प्रशासन व नौकरशाही को लेकर, और यहां पर बात करें वो प्रांतीय और केंद्रीय सरकारों के मध्य विभाजन या उनके अधिकारों को लेकर। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण चीजें जो आपको ध्यान रखनी है 1915 में। तो इस तरह से आप देखेंगे, जब गोखले को देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं संवैधानिक आर्थिक दो मामलों के जानकार रहे हैं, दो मामलों में उनकी एक्सपर्ट रहे हैं। एक्सपर्टीज मामलों में उन्होंने ब्रिटिश सरकार को योगदान देने का काम किया है। आगे देखें आप, एक और एक तथ्य आता है, एक बार जब आप इसको पढ़कर देख लेंगे, इस चीज़ को आप अपने दिमाग में रख लेंगे, और क्योंकि अगर मैं सभी विद्यार्थियों से पहले भी कहता हूं कि जिस व्यक्ति के बारे में आपको बोला जा रहा है उसके बारे में आप कितनी देर जानकारी रखते हैं, पहले तो मुख्य तौर पर वो ध्यान रखें आप। जैसे मैंने तिलक के बारे में कहा था, तो वहाँ पर लाल बाल पाल और स्वराज्य मेरा जन्म सिद्धिकार, मैं इसे लेकर रहूँगा, ऐसा तथ्य मैंने आपसे कहा था, और आपके माइंड में सबसे पहले वही चीज़ आती है और आनी भी चाहिए। ये वो दो चीज़ें कॉमन है जो एवरेज स्टूडेंट हो चाहे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, दोनों को पता रहती है। तो ऐसे मैं गोखले के बारे में बात करूँगा, तो जब भी आप गोखले के बारे में बात करेंगे तो ये किसके राजनीतिक गुरु थे ये बात मैं आपको यहाँ बताना भूल गया। उपाधियों की अगर बात करते हैं तो उन्हें पुण्यात्मा गोखले कहते थे, पुण्यात्मा गोखले। गांधी के द्वारा, ठीक है, गांधी के राजनीतिक गुरु थे, गांधी के राजनीतिक गुरु। CIE साथी की उपाधि दी गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा। नाइटहुड की उपाधि का इन्होंने इनकार कर दिया था, ब्रिटिश सरकार प्रदान करना चाहती थी, लेकिन इन्होंने खुद ने ही क्या कर दिया, उसको मना कर दिया। तो ये इनकी उपाधियां हैं या इनको संबोधित किया जाता है इस प्रकार के नामों से। एक और तथ्य इनके बारे में आता है, वो आता है मुंडकर से संबंधित। वे मुंडकर था दक्षिण अफ्रीका में, 3 पाउंड का कर लिया जाता था भारतीय श्रमिकों से, भारतीय।
तो इस नटाल सरकार के द्वारा, यानी वहाँ की जो सरकार थी उस सरकार के द्वारा। तो ये अफ्रीका भी गए और अफ्रीका जाकर उन्होंने इस मुंड कर का विरोध किया, और इस मुंड कर को समाप्त करने बाद में जब समाप्त हुआ तो इसमें कहीं ना कहीं मिस्टर गोखले का योगदान भी माना जाता है। ठीक है, अब हम देखें इनका जीवन का अंतिम काल। बुक ऐसी कोई इंपॉर्टेंट मुझे लगी नहीं। इनकी मृत्यु हुई 19 फरवरी 1915 को पूना में। अब देखो 9 था, 5 था और 1866 था, और अब यहाँ ये आ गया 19/2/1915 पूना में हुई थी। ठीक है, ये हमने गोखले के जीवन से संबंधित जो मुख्य घटनाएं हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की है, और ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि छोटे प्रश्न आपके जो बनते हैं, मैं बार बार कहता हूँ, वो 20 से 25 शब्दों में कई बार आते हैं या 150 शब्दों में, वो यहीं से तैयार होते हैं। तो इसको एक बार अपने माइंड में रखें, और अगर आपको थोड़ी सी जानकारी होती है तो आप जो अगला टॉपिक पढ़ते हैं या बड़ा जो क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें कहीं ना कहीं ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहती है। आपको लगता है कि हाँ, इस व्यक्ति के बारे में हमें थोड़ा बहुत पता है, हम इसको और आगे बढ़ा सकेंगे। हालांकि हम बात करेंगे अगले वीडियो में या अगले टॉपिक को लेकर, वहाँ हम इनके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक विचारों को लेकर चर्चा करेंगे। ये किस तरह से वहाँ भिन्न थे ये हमने पहले देख चुके हैं, तो वो भिन्नता यहाँ पर और निखर कर सामने आएगी, या उस भिन्नता को हम यहाँ पर देखेंगे तिलक के साथ। वो भिन्नता और वो समानता ब्रिटिश शासन के साथ इनकी कैसे समन्वय या समानता बनी रही। इंग्लैंड की 7 बार इन्होंने यात्राएं की, ये मैंने आपको बताई। 1914 में वापस आए थे, लास्ट जो यात्रा थी वो 1914 में इन्होंने वहाँ की थी, और 1915 की शुरुआती महीने में इनकी डेथ हो गई है। ठीक है, तो ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीय समाज को या शिक्षित रूप से ब्रिटिश सरकार का विरोध करने का प्रयास जो सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया वो इनके द्वारा किया गया। शब्दों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, कानूनों के आधार पर जो विरोध शुरू किया था वो इनके द्वारा किया गया। ठीक है, इस पुण्यात्मा को हम फिर कल कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आज की जो जानकारी दी गई है उसको आप अपने दिमाग में बिठाने का प्रयास करेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है।